नमस्कार दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम आप लोगों के लिए गणित की निःशुल्क क्लासेस शुरू करेंगे, तो उसका आज पहला लेक्चर वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। ये उसका पहला क्लास है जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं संख्या पद्धति से। ठीक है, ये आपका लेक्चर 1 है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका लेक्चर 1 है। देखिए, संख्या पद्धति क्या होता है। संख्या पद्धति जो है आपकी संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण के लिए, मतलब संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण करने की एक व्यवस्थित तरीका है। ठीक है, वही क्या है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या है? संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण के लिए एक व्यवस्थित तरीका है। वही एक क्या कहलाता है आपका संख्या पद्धति, जिसमें कुछ निश्चित प्रतीकों का अपन क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति संख्याओं को व्यक्त करने और उनके बारे में सोचने का एक तरीका है, एक सिस्टम है। ठीक है, ठीक, इसमें जो आपके प्रतीक होंगे, इसमें कुछ खास प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, जिनकी संख्या सीमित होती है ना। और जो इसमें जो व्यवस्था रहेगी संख्याओं की, वो प्रतीकों के अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ उसमें अलग अलग संख्याओं को दर्शाया जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति में हमारा संख्या है, वह है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है, ये प्राकृत संख्या है। क्या होती है प्राकृत संख्या? इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, बाइलिंगुअल चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं। ठीक है, जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, गिनने या गणना करने के लिए। ठीक है, ये होती है प्राकृत संख्याएं। जैसे कि उदाहरण है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक, इन्फिनिटू तक। ठीक है, ये साइन जो है आपका ये इन्फिनिटू का है। हिंदी में बोलते हैं इसको अनंत। ठीक है, याद रखेंगे। तो जिन संख्याओं की गणना करने के लिए हम प्रयोग करते हैं जो संख्या, उसको क्या कहते हैं हम? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वह संख्या है जिनका प्रयोग हम गणना करने के लिए करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका 1 पेन है, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, तो इसकी गणना कैसे कर रहे हैं? ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इस प्रकार से इसकी गणना की जाती है। तो वही क्या कहलाते हैं आपकी प्राकृत संख्या। ठीक, देखिए, अब ये सोचने वाली बात है कि प्राकृत संख्या को प्राकृत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है, वह संख्या जो प्राकृतिक में पाई जाती है, मतलब पहले से मौजूद है। ठीक है, वह 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक होती हैं। ठीक है, इन संख्याओं में शून्य को नहीं माना जाता, याद रखेंगे। ठीक है, शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। प्राकृतिक संख्या के बाद दूसरा हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, आप भी नोट्स बनाते चलिए, बेसिक से चल रहे हैं। कुछ लोगों को सभी जानकारी हो गई है संख्याओं के बारे में, तो उनका रिवीजन हो जाएगा, है ना। और जो लोग नए पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये नोट्स बना करके उन लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याओं के साथ साथ अगर हम शून्य को भी जोड़ दें तो वह क्या संख्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। मतलब शून्य मतलब 0। ठीक है, 0 सहित प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को, 0 सहित प्राकृत संख्याएं के समुच्चय अर्थात सेट। ठीक है, ग्रुप बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, 0 सहित प्राकृत संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं।
ठीक है। जीरो सहित प्राकृत संख्याओं के समूह को या समुच्चय को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब प्राकृत संख्या क्या थी, 1 2 3 4 5 अनंत तक है, और इसमें क्या जोड़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे जीरो। तो ये जीरो जब जुड़ जा रहा है तो ये क्या बन जा रहा है, आपका पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका होल नंबर, ठीक है, होल नंबर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगली संख्या देखते हैं हम लोग। पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। इंग्लिश में इन संख्याओं को क्या कहा जाता है, इंटीजर्स, ठीक है। अब पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, तो ध्यान रखेंगे, शून्य सहित प्राकृत संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक समूह के पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए शून्य सहित मतलब शून्य भी आ रहा है इसमें, शून्य सहित प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक और धनात्मक के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक मतलब होता है आपका नेगेटिव, ठीक है, और धनात्मक मतलब होता है आपका पॉजिटिव। मतलब कि वह नंबर, इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि ऋणात्मक प्राकृत संख्या क्या हो जाएंगे, मतलब -4 -3 -2 -1 और 0, ठीक है, -1 और 0, फिर इधर आपका +1 2 3 4 5, ये सब संख्या क्या हो गया आपकी, इंटीजर्स, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। शून्य सहित, ठीक है, शून्य सहित प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये आपके ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं दिख रही हैं। अच्छा, इसमें आप ये भी कर लेंगे, इन्फिनिटिव का साइन लगा लेंगे इधर, और इधर भी आप इन्फिनिटिव का साइन लगा लेंगे, ठीक है, मतलब ये भी अनंत तक जाएगा और उधर भी अनंत तक जाएगा, ठीक। तो ये आपका पूर्णांक संख्याएं हो गई। पूर्णांक संख्या के बाद अब अगली संख्या हम देखते हैं सम संख्या, ठीक। चौथी संख्या हो गई आपकी सम संख्याएं। सम संख्याएं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स, ठीक है। तो इवन नंबर सम संख्या क्या होती है, तो वह प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः मतलब समझते हैं पूरी तरह, विभाजित अर्थात भाग, ठीक है, भाग होना, विभाजित हो जाए, वह आपकी सम संख्याएं होती हैं। इसका उदाहरण है जैसे कि आपका हो गया 2 4 6 8 10 12 आदि, ठीक। ये सभी संख्याएं 2 से भाग जा रही, 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 4 जाएगा, 6 जाएगा, 8 जाएगा, 10 जाएगा, 12 जाएगा। ये सभी संख्याएं क्या हो गई, आपकी सम संख्याएं होगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है आपकी, तो याद रखेंगे 2 सबसे छोटी सम संख्या है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याएं, विषम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स। तो विषम संख्या, अब कौन कौन सी प्राकृत संख्या में से, देखिए प्राकृत संख्या में सम संख्या निकल गई, तो कौन सी संख्या बचेंगी, विषम संख्या। तो वह प्राकृत संख्याएं जो सम संख्याएं नहीं है, वो प्राकृत संख्या है जो आपकी सम संख्या नहीं है, तो वही क्या कहलाती है, आपकी विषम संख्या।
इसके उदाहरण हैं जैसे कि आपका हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 आदि। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या है जो 2 से भागित नहीं जाती हैं, तो इसलिए वह संख्याएं विषम संख्या हैं, अर्थात वह प्राकृतिक संख्या है जो सम संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 आदि जो है सभी विषम संख्या हैं। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो वह है आपका 1। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होती है भाज्य संख्याएं? तो भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, जो स्वयं मतलब कि खुद वह संख्या और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग चली जाए, तो वह क्या कहलाती है? आपका भाज्य संख्या। या फिर वह संख्या है जिसका गुणनफल 2 से अधिक हो। ठीक है, तो लिख लीजिए ऐसी संख्याएं जो स्वयं मतलब कि आपका खुद वह नंबर, खुद वह संख्या, ठीक है, खुद वह संख्या या नहीं करते और, ठीक है, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक और अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए। वह संख्या है आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं, या ऐसी संख्याएं जिसका गुणनफल, या ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स, 2 से अधिक हो। वह संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया आदि। अब देखिए इसको समझते हैं कि ये 4 कैसे हो गया आपका भाज्य संख्या। पहली बात तो 4 1 से भागित होगी, बिल्कुल होगी। 4 खुद स्वयं से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 4 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो देखिए क्या बोला था मैंने आपको इसमें कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं मतलब कि 4 और एक यहाँ जा रहा है, एक को अगर 4 से बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 4 से 1 से भी भागित हो रही है। और अन्य संख्या क्या? 2 से भी भाग जा रहा है, तो वह संख्याएं क्या हो जाएंगी? आपकी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता आपको 2, तो ये 2 क्या दिख रहा है आपको? 1 से जा रहा है, 2 आपका स्वयं से जा रहा है, लेकिन आपका अन्य संख्या से भागित नहीं हो रहे हैं, तो ये भाज्य संख्याएं नहीं होती। इसलिए पहली याद रखेंगे, पहली जो आपकी भाज्य संख्या है वह 4 होती है। ठीक है, क्योंकि इसका गुणनफल है 1, 4, 2। वहीं आप अगर मैं 3 की बात करूं, जैसे 2 का भी मैंने उदाहरण दिया, वैसे ही अगर मैं 3 का देखता तो 3 भी अगर वो 1 से भागित होगी या 3 से भागित होगी, 3 का कोई और गुणनफल नहीं है ना, इसलिए ये भी आपकी एक भाज्य संख्या नहीं है। ठीक, ध्यान रखना है ये बात को। चलिए अब भाज्य संख्या के बाद हम देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं
जो स्वयं मतलब कि खुद वही संख्या और एक के अलावा अन्य किसी और संख्या से या अन्य किसी संख्या से भाग ना हो, तो वो होती है आपकी अभाज्य संख्याएं, या ऐसी संख्याएं जिसका केवल 2 गुणनफल हो, केवल 2 गुणनफल हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। उदाहरण हो गया आपका, अभी हमने लिया था उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है, अब देखिए इसको समझने वाली बात है कि 2 क्यों एक अभाज्य संख्या है। मैंने अभी आपको बताया भाज्य संख्या में इसको उदाहरण लिया था। 2 किससे भागित हो रही है? 1 से हो रही है। और 2 किससे खुद जा रही है? 2 से जा रही है। लेकिन 2 किसी और संख्या से भागित होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए सबसे प्रथम जो आपकी अभाज्य संख्या होती है वह आपकी 2 होती है। इसी प्रकार आप अगर 3 की बात करेंगे तो यहाँ देखिए 3 सिर्फ 3 से जा रहा है और 3 सिर्फ 1 से जा रहा है। 5 की बात करेंगे तो 5 सिर्फ 5 से भागित होता है और सिर्फ 1 से भागित होता है, अन्य संख्या से नहीं होता। 23 सिर्फ 1 से भागित होगा या फिर खुद 23 से ही जाएगा और किसी अन्य संख्या से नहीं जाएगा। तो वह संख्याएं जो स्वयं मतलब कि खुद वही नंबर और 1 के अलावा अन्य किसी और संख्या से भाग ना जाए या ना हो, या ऐसी संख्या जिनका केवल 2 गुणनफल हो, 1 गुणनफल 2 गुणनफल 1 और 2, 1 और 2, तो वह संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात को। सबसे छोटी जो आपकी अभाज्य संख्या है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ओके, चलिए अब हम अगला देखते हैं सह अभाज्य संख्या। 8वीं संख्या पढ़ते हैं हम। सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि संख्याओं का ऐसा युग्म, ठीक है, संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म अर्थात जोड़ा, इंग्लिश में पेयर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो संख्याओं का ऐसा जोड़ा या ऐसा युग्म जिसमें 1 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनफल ना हो। ठीक है, जिसमें 1 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है आपका कॉमन। ठीक है, कॉमन, और गुणनखंड क्या होता है आपका फैक्टर। तो संख्याओं का ऐसा समूह या ऐसा जोड़ा आपका है ना, जिसमें 1 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनफल ना हो। ठीक है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। इसका एग्जाम्पल जैसे देखिए आप, जैसे कि 4 और 9 हो गया। ठीक है, आपका 1 हो गया, 5 हो गया, 19, 13 और 20 ले लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ 17, 9 ले लीजिए। ठीक, तो ये सब संख्याओं का क्या दिख रहा है आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 दिख रहा है, इसके अलावा नहीं दिख रहा है आपका। ठीक है, देखिए 4 और 9 एक दूसरे के मतलब क्या है, एक दूसरे से भागित होंगे? नहीं होंगे। मतलब कहने का मतलब है
कि वह संख्याएं जिनका HCF 1 हो, वह संख्याएं जिनका HCF 1 हो केवल, ठीक है। HCF मतलब आपका हो गया महत्तम समापवर्तक, ठीक है। वह संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक केवल 1 हो, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम केवल 1 ही आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम एचसीएफ कैसे लेते हैं उसको हम अगले बार जब पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ तब बताएंगे। अभी इसको ध्यान रखिए कि वह संख्या है जिनका एचसीएफ या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका केवल 1 हो, उसके अधिक ना हो, ठीक। 17 और 9 मतलब ये जो ऐसा पेयर है वो एक दूसरे से भागित नहीं हो रही हैं। यहाँ अगर मैं 4 और 8 रखता यदि, तो ये एक दूसरे से कट रहे हैं, तो इनका गुणनखंड ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। इसका गुणनखंड आपका 2 हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, इसका आपका 8 हो जा रहा है, ठीक। तो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें 1 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, इस चीज का ध्यान रखेंगे। वह क्या कहलाती है संख्याएं? को प्राइम नंबर्स, सहअभाज्य संख्याएं। चलिए अगली संख्या देखते हैं हम लोग, जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर्स ये संख्याएं कैसी होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतर केवल 2 हो, मतलब ऐसी संख्याओं का युग्म जिनके बीच के अंतर सिर्फ 2 हो, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच का अंतर केवल 2 हो। उदाहरण के लिए 3 और 5, ठीक है। 5, 7, 11, 13, 17, 19। देखिए ये सभी, पहली बात तो आपका क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इनका जोड़ा कैसे? इन दोनों के बीच देखिए कितना गैप है? 2। 3 और 5 के बीच में कितने का आ रहा है? केवल 2 का आ रहा है अंतर। ये अंतर की बात हुई है यहाँ पर। 5 और 7 के बीच में केवल 2 का अंतर है। 11 और 13 के बीच में 2, 17, 19 के बीच में 2। अगर मैं 11 और 17 कहूँ तो आपको याद रखना है कि ये सिर्फ अभाज्य संख्या है, ये आपके जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। इसलिए ये सब उदाहरण आपके हो गए जुड़वा अभाज्य संख्या के, ठीक है। चलिए अगली संख्या देखते हैं अब, 10वीं संख्या, ठीक है। आपकी कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में इसे बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होती है परिमेय संख्या? तो परिमेय संख्याएं वह संख्याएं जिनको हम p/q अर्थात फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें, और जहां p/q क्या होगा? आपका एक पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स होगा, ठीक है। और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, ठीक है। जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और p/q क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक संख्या, ठीक। वह संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, और p/q क्या हो? एक पूर्णांक हो। पूर्णांक को इंटीजर्स कहते हैं, है ना। मतलब कि ऋणात्मक मान भी हो सकता है इसमें, और आपका धनात्मक मान भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकते हैं। और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये इसका कंडीशन है, ठीक है। कहने का मतलब यह है वह संख्या जिनका मान हमको एक्चुअल में पता हो,
उनको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि उदाहरण हो गया आपका 3/4, ये p/q के रूप में है, ये p है और ये q है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका वैल्यू मान लीजिए 22/7, 22/7 पाई का वैल्यू होता है, लेकिन पाई को इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, पाई परिमेय संख्या नहीं होती, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अभी आगे चल के बताएंगे। ऋणात्मक मान होगा, इंटीजर्स की बात हुई है तो माइनस में भी हो सकता है वैल्यू, 4/3 हो सकता है, ठीक है। सिर्फ 2 भी हो सकता है। अब 2 बोलेंगे सर आप 2 क्यों, ये तो केवल एक प्राकृत संख्या दिख रहा है, लेकिन 2 के नीचे में 1 तो है, बाई डिफॉल्ट है, ठीक है। आपका 0 भी है, 0 के नीचे में 1 लगाएंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अगर आपको पता है 0/1 करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन याद रखेंगे 1/0 अगर 0 करेंगे तो इसको अनडिफाइंड कहते हैं, मतलब इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए, ये हो गया 0/1 का। या फिर मैं अगर कहूँ 1/25, या मैं कहूँ आपको 1/35, इसको हम लोग अभी ये डेसिमल के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, अनुपात के, है ना। और इसको भी हम अनुपात के फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी दशमलव में है तो ये संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं कह रहे हैं ना, तो इसको तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मैंने कहा अभी देखो 2/0 तो नहीं कहा अभी एक बार भी, 2/0 नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए 2/1 है, 0/1 है, 4/3 है, ध्यान रखेंगे। 2/1 शून्य नहीं हो सकता क्योंकि वह वैल्यू आज तक कभी फाइंड नहीं किया जा सका है, अनडिफाइंड है ये वैल्यू। तो वह परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p/q एक पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। ये हो गया आपके परिमेय संख्याएं। चलिए अब देखते हैं परिमेय मतलब कि रैशनल नंबर्स। अब है दूसरा अपरिमेय संख्याएं। 11वीं संख्या क्या है आपकी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं को इंग्लिश में बोलते हैं इरैशनल नंबर्स, ठीक है, इरैशनल नंबर्स। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो वह संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है, वह संख्याएं जो परिमेय संख्याएं मतलब कि रैशनल नंबर नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या है ना, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ध्यान रखेंगे। परिमेय संख्याएं मतलब कि p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन जो संख्याएं लिख लीजिए यहाँ पे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक, वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वह संख्या आपकी अपरिमेय संख्या है। इसका उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण हो गया आपका √2। क्या √2 को p/q के फॉर्म में आप लिख पाएंगे, बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। दूसरा हो गया आप मान लीजिए √2 हो गया, √3 हो गया, क्या √4 को लिख सकते हैं, तो √4 देखिए ये नहीं होगा, क्यों, √4 का वैल्यू आपका 2, ठीक है। √4 क्या होता है आपका वैल्यू 2, और 2 क्या है आपका एक परिमेय संख्या है, इसलिए √4 नहीं होगा, लेकिन √3 बिल्कुल होगा। जैसे कि आपका हमने बताया 22/7 वहाँ लिखे थे किसमें, परिमेय संख्या में। ये किसका मान होता है, पाई का मान होता है, लेकिन पाई को हम लिख सकते हैं क्या अपरिमेय संख्या में, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में अर्थात p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अब पाई का मान जो है 22/7 भी है, लेकिन पाई का मान जो है आपका 3.14 समथिंग कुछ होता है, ठीक है, जिसका वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता है। मैंने यहाँ पे एक बात यहाँ पे आपको कहा था, जिनका मान हमको पता हो, इसमें परिमेय संख्या में जिनका मान हमें पता हो, कंफर्म पता हो, उसको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब इसमें हमें पाई का वैल्यू मान लीजिए कितना आता है, 3.1456, मतलब ये रिपीट नहीं होता, नॉन रिपीटिंग टर्म है। मतलब रैशनल नंबर्स क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेबल, आई मीन इरैशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेबल होता है, ठीक है। यहाँ जो संख्या है वो रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है,
जबकि हमने यहाँ पे देखा था दशमलव वाला चीज 1.25 लिखे थे, मतलब इसके बाद कोई और संख्या नहीं है, इसलिए ये फिक्स्ड है। तो इसको हम 125/100 ऐसे लिख सकते हैं, तो ये p/q के रूप में लिखा गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3.1456, 3.1456 के बाद और कितनी संख्या आ रही है ये हमको पता नहीं है, इसलिए ये संख्या किस में लिखा रही है, अभी अपरिमेय संख्या में लिखा रही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को आप। मतलब अपरिमेय संख्या क्या है, जो आपकी परिमेय संख्या नहीं है, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और वह संख्या है जिनका हमको मान नहीं पता, वह संख्याएं जिनका मान मतलब वैल्यू हमको एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है, इसको बोलते हैं आपके अपरिमेय संख्या। अब यहां पर कुछ प्रमुख बातें हैं, उसे हमको ध्यान में रखना है। पहला चीज तो देख लीजिए कि दो परिमेय संख्याओं, मतलब दो परिमेय संख्याओं, दो परिमेय अर्थात दो रैशनल संख्याओं। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो मैं भी आपको बता रहा हूं, परीक्षा में ये प्रश्न करता है। दो परिमेय संख्याओं का योग करना, योग या घटाना या आपका गुणा करना, ठीक है, या आपका भाग देने पर, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का योग करना, योग मतलब जोड़ना या घटाना या गुणा करना या भाग देने पर कुछ भी मान, उसका क्या आता है, अंततः आपका परिमेय संख्या ही आता है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं को यदि हम जोड़ करते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो वह संख्या आपकी क्या आएगी, परिमेय ही आएगी, परिमेय ही प्राप्त होगी। ठीक है, दो परिमेय संख्या मतलब दो परिमेय संख्या है। ठीक है, कहने का मतलब उदाहरण से समझिए। देखिए, उदाहरण हो गया आपका, जैसे कि आपका 2 एक परिमेय संख्या है, अगर 2 से मैं अगर 3 का गुणा करूं, ये भी एक परिमेय है, ये भी एक परिमेय है, तो क्या आ रहा है, आपका परिमेय संख्या ही आ रही है। या अगर मैं 2 से भाग दे दूं 3 का, तो 2/3, ये भी एक परिमेय संख्या है। या इसमें मैं अगर 2-3 को जोड़ दूं तो ये आपका 5 आ रहा है, ये भी आपके परिमेय संख्या है। या 2 में अगर मैं आपका 3 को घटा दूं तो ये -1 आ रहा है, तो ये भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम पूर्णांक की बात किए थे, परिमेय संख्या पूर्णांक होंगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या का जोड़ घटाना भाग देना, कुछ भी करने से हमको क्या प्राप्त होगा, परिमेय होगा। दो परिमेय संख्याओं का योग घटाना, गुणा करना या भाग देना से वह संख्या आपकी परिमेय ही प्राप्त होगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर दूसरा फैक्टर है जो याद रखने वाली बात है, परिमेय के साथ अपरिमेय को जोड़ना, घटाना, गुणा करने या भाग करने से वह अपरिमेय ही बनेगी। ठीक है, मान लीजिए एक संख्या है आपकी परिमेय, परिमेय के साथ अपरिमेय, परिमेय के साथ अपरिमेय इर्रेशनल, ठीक है, परिमेय के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा करना या आपका भाग देना, भाग देने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। देखिए उदाहरण में, मान लीजिए मैंने एक संख्या ली आपका 2 और दूसरा संख्या मैंने लिया आपका √3 ले लिया, चलिए ठीक। तो इसमें मैं अगर प्लस कर रहा हूं तो क्या वैल्यू आ रहा है, 2 + √3, मतलब ये क्या दिख रहा है, अपरिमेय दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसमें घटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 - √3, ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय है। अगर 2 से मैं भाग दे दूं √3 का, तो ये भी क्या आ जा रहा है, आपका अपरिमेय भाग हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसमें गुणा कर दूं 2 √3 बन जा रहा है, ये भी आपका एक अपरिमेय संख्या है।
तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या से परिमेय संख्या बनेंगी, परिमेय और अपरिमेय से क्या बनेंगी, अपरिमेय बनेंगी। लेकिन अपरिमेय संख्या जिसको अब हम देखेंगे, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ घटाना भाग देने से उसका मान अलग होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी बात, ठीक है। दो अपरिमेय, ठीक है, दो इर्रेशनल, ठीक है ना, इर्रेशनल, दो इर्रेशनल, दो अपरिमेय संख्याओं का योग मतलब कि जोड़ना, घटाना, भाग देना या गुणा करना, गुणा करने पर परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या दोनों आ सकती हैं, मतलब दोनों प्राप्त हो सकती हैं। दोनों आ सकती हैं, ठीक है, मतलब कि कुछ भी आ सकता है। उदाहरण देखिए, मान लीजिए मैंने एक संख्या लिया है √5, ठीक है, ये एक क्या संख्या है, √5 क्या है, अपरिमेय है। और दूसरी संख्या ले लेता हूं मैं आपका √3, ठीक, ये भी क्या है, आपका अपरिमेय है। यदि इसका मैं जोड़ करता हूं तो क्या आएगा, √5 प्लस √3 क्या हो जाएगा आपका, √5 प्लस √3 ही रहेगा, ठीक। तो ये बन गया आपका अपरिमेय, मतलब जोड़ने से क्या आ गया, आपका अपरिमेय हो गया। दूसरा मान लीजिए मैं √5 माइनस √3 कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, तो आंसर क्या आएगा, √5 माइनस √3 ही होगा, ठीक है, ये भी अपरिमेय होगा, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ √5 और दूसरी संख्या को मैं जोड़ता हूँ √5 से, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 2√5, मतलब ये भी अपरिमेय बन गया, ठीक। मान लीजिए मैं √5 माइनस √5 को घटाता हूँ तो क्या आ जाएगा, 0। अब 0 क्या है यहाँ पर देखिए, तो 0 क्या है, आपका परिमेय संख्या है ना। मैंने क्या कहा आपको, योग, घटाना, भाग करना, गुणा करने पर परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या कुछ भी आ सकती है, दोनों आ सकती हैं। लेकिन वो संख्याओं के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे संख्या क्या क्या लिया गया। ये उदाहरण है आपके। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने क्या, √5 इंटू √3 क्या आ गया आपका, √15, ठीक, ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर मैं ले लेता हूँ √5 इंटू √5 तो रूट कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, 5 क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं उदाहरण लेता हूँ √5 डिवाइडेड बाय, भाग दिया मैं √3 से, तो क्या आया आपका उत्तर, √5 बटे √3, और ये आपका अपरिमेय है, ठीक। लेकिन अगर √5 को डिवाइड कर दूं √5 से ही तो उत्तर क्या आ जाएगा, 1, जो कि आपका परिमेय संख्या है। कहने का मतलब यह है कि परिमेय, दो अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय ना, दोनों ही अपरिमेय लिया हूं मैं, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी और ये भी, मतलब सभी मैंने लिया है दो अपरिमेय संख्या। तो दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, भाग देना से कोई भी संख्या प्राप्त हो सकती है, कुछ भी, अर्थात कहने का मतलब है परिमेय भी हो सकती है या आपका अपरिमेय भी हो सकती है, ठीक है। चलिए काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर, हालांकि कुछ टॉपिक और बचे हैं संख्या पद्धति में, उसे भी कवर कर देते हैं। अगली संख्या हम लोग देख लेते हैं। कितनी संख्या देख ली हमने, 11 संख्या हो गई। अब 12वीं संख्या देखते हैं हम, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वह होती हैं जिनका यदि हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो हमको धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव संख्या प्राप्त हो। याद रखेंगे इस बात को। देखिए वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका वर्ग करने पर मान धनात्मक आए। कहने का मतलब है जिस संख्या का हम स्क्वायर करेंगे उसका वैल्यू हमको क्या मिले, पॉजिटिव मिले, पहली बात। और दूसरी बात, वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है, लेकिन मान उसका धनात्मक होना चाहिए, ठीक। लिख लीजिए, वह संख्याएं
जिनका वर्ग अर्थात स्क्वायर करने पर धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव संख्याएं प्राप्त हो। ठीक। और परिमेय प्लस अपरिमेय मतलब कि दोनों ही परिमेय अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। मान हमेशा याद रखेंगे पॉजिटिव ही रखना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे पॉजिटिव ही होता है रियल नंबर्स। ठीक, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 1 -5 का वैल्यू। अब इसका मैं यदि वर्ग करता हूं तो क्या होगा? -5 इंटू -5 प्लस 25 आ रहा है। तो यस, ये क्या है? एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। या फिर आपका वर्ग ले लिया मैंने 36 का। 36 का वर्ग मूल क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? वास्तविक संख्या। या आपका और उदाहरण में ले सकते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, अंडर रूट आपका मान लीजिए 3/2 हो गया। ये भी एक क्या है? आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, √2 हो गया, ये आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये क्या है? सब लेकिन पॉजिटिव है, मतलब कि धनात्मक मान है। या हम ले लेते हैं इसको, मान लीजिए 3 1/3। ठीक, ये भी क्या हो गया आपका? प्राइम नंबर रियल नंबर हो गया। और 1/2 हो गया रूट, ये भी आपका क्या हो गया? ये सभी वैल्यू क्या हो गया? 3/4। सब धनात्मक जिसका मान है वह क्या? वास्तविक संख्या है। ठीक, चलिए अगली संख्या देखते हैं। वास्तविक के बाद आती हैं अवास्तविक अर्थात काल्पनिक। कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका कोई अस्तित्व ना हो, मतलब कोई इसका वैल्यू ना हो। एक प्रकार से कहने का मतलब यह है कि वह संख्या है जिनका वर्ग करने पर हमको धनात्मक मान नहीं मिलता। वह संख्या है जिनका वर्ग स्क्वायर करने पर धनात्मक मान नहीं मिलता। ठीक, तो वह संख्या क्या हो जाती है? आपकी काल्पनिक हो जाती है, जिनका कोई अस्तित्व ना हो। ठीक है, अब उदाहरण में ले लेता हूं मैं, जैसे कि √5 मतलब √5। यदि इसका स्क्वायर में करता हूं तो क्या होगा? -5 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, या -√2 इसका भी करूंगा तो मैं क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस जो वैल्यू है आपकी, है ना, ये आ जाएगा। जैसे कि आयोटा। ठीक है, जो लोग हायर स्टडीज़ किए इसका मतलब इसका वैल्यू जानते होंगे। आयोटा इमेजिनरी नंबर है ये, इसका वैल्यू होता है √(-1), है ना। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अगर मैं आयोटा का स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा आपका? -1 आ जाएगा, है ना। मोड ऑफ आयोटा इज +1। ठीक है, वो सब चीज़ें अलग हैं थोड़ा, है ना। तो इस चीज़ों को याद रखने की काल्पनिक संख्या क्या होती है? जिसका वर्ग करने से, वह संख्या जिसका वर्ग करने से हमको धनात्मक मान प्राप्त नहीं होता, वह संख्या आपकी काल्पनिक संख्या है, जो अस्तित्व में नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, इमेजिनरी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या को याद रखने की, ये कभी भी प्राकृत या पूर्ण या आपका पूर्णांक या परिमेय व अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं। याद रखेंगे, काल्पनिक संख्याएं आपका प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय
संख्या नहीं होती है, ध्यान रखेंगे, नहीं होती। ठीक, और यही सब संख्या क्या होती है आपकी, काल्पनिक की जगह हम क्या देख रहे थे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या क्या क्या होती है आपकी, प्राकृत होंगी, पूर्ण होंगी, पूर्णांक होंगे, है ना, आपका परिमेय होगा और अपरिमेय। तो ये सभी संख्या आपकी क्या हो गई, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स। ध्यान रखना ये चीजों को। अब यहाँ पर देखिए ध्यान रखने वाली कुछ कुछ प्रमुख बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। नोट्स में लिखेंगे अभी, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होती है। उसी प्रकार प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। ठीक है। तीसरी बात, प्रत्येक पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, यह हमने बताया वैसे आपको, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्या सभी क्या होंगी, आपकी वास्तविक संख्या होंगी, जबकि प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय संख्या आपकी काल्पनिक संख्या नहीं होंगी। ठीक है, नहीं को ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमने देखा था पहले कि परिमेय, दो परिमेय, है ना, दो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना या भाग देना या गुणा करना से हमको क्या मिलेगा, परिमेय ही प्राप्त होगा, परिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, लेकिन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग, घटाना या भाग देना या गुणा करना से हमको कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, इसके बाद हम देखे थे कि अपरिमेय, यदि दो अपरिमेय संख्या है, दो अपरिमेय संख्या के योग हो, जोड़ना हो, घटाना हो, भाग देना हो या गुणा करना हो से आपकी संख्या क्या प्राप्त हो सकती है, या तो परिमेय या फिर अपरिमेय, वो संख्याओं पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद अब याद रखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य, भाज्य को हमने क्या बोला था, कंपोजिट। ठीक है, भाज्य संख्या कौन सी है, क्या होती है भाज्य संख्या, जो संख्या स्वयं एक और अन्य संख्या से भागित हो जाए। कहने का मतलब है इसका, दो से अधिक गुणनखंड हो, इसका गुणनफल हो, तो वो आपकी संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या। सबसे पहली सबसे छोटी बोल रहे हैं, है ना, सबसे पहली या सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है आपकी वह है 4। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सोचिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमने देखा था 2। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या देखा हमने, वह संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भागना हो, मतलब उन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, तीसरा हमने देखा आपका सबसे छोटी, प्रश्न करता है सबसे छोटी सम अभाज्य या अभाज्य सम संख्या कौन सी होगी, तो 2 एक सम संख्या भी है
और 2 आपकी क्या है, एक अभाज्य संख्या भी है। इसके बाद देखिए आप, सबसे छोटी विषम अभाज्य, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो वह है 3। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में कभी कभी आ जाता है कि 1 से लेकर के 25 संख्या तक कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, याद रखिएगा 9। ठीक है, 9 जो है 1 से लेकर के 25 अभाज्य संख्या है। मैं गिन के बता देता हूँ, जैसे आपका हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 31 के बाद आपका हो गया 37, 37 हो गया 41, 43 और 47। माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। 25 तक देखना है हमको, तो यहाँ तक देखना है। कितनी हो गई आपकी संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 संख्या हैं जो आपकी अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर के 25 संख्या तक का, 1 to 25 के बीच में 9 आपकी अभाज्य संख्या है। उसके बाद यदि प्रश्न करता है 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या हैं, तो इसका उत्तर है, आपको याद रखना है 15। ठीक, कौन कौन सी होंगी, जैसे हमने अभी लिख के बता दिया था आगे आपका 23 के बाद 29, 31, 37, 41, 47 और एक संख्या बच रही यहाँ पे 43। ठीक, तो वह आपकी यहाँ पे 9 संख्या वो अलग हो गए, और 9 प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी हो गई, 15 संख्या। तो ये 15 संख्या जो है आपके 1 से लेकर के 50 तक। अब 1 से 50 तक ये हो गया। अब 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या हैं, तो याद रखिएगा 25। ठीक है, अब कौन कौन सी है ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप अपने कॉपी में इसे मेंशन करके लिखें। ठीक है, ये आपका होमवर्क है ना। कौन कौन सी वो 25 अभाज्य संख्या हैं जो 1 से 100 के बीच आती हैं। ये जो हमको आपको नंबर बताए हैं, नंबर सिस्टम का जो अन्य संख्या जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक आपको बता देते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने देखा, आपका क्या देखा, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या देखे थे कौन कौन सी होती है, तो 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, प्राकृत संख्या हो गई, पहला चीज तो। ठीक है, कौन सी संख्या हो गई, प्राकृत संख्या। ठीक, इसके बाद हमने देखा था आपका पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। कौन कौन सी थी पूर्ण संख्या, जिसमें हमको 0 को भी मिला देते हैं, शून्य को भी। शून्य सहित प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को क्या बोलते हैं, आपका पूर्ण संख्या। ठीक है, ठीक, ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हैं, मतलब कि पूर्ण संख्या जो है, प्राकृत संख्या भी आपका पूर्ण संख्या के अंतर है। इसके बाद हमने देखा कि आपका पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या देखिए हम, पूर्णांक संख्या। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा में पूछता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसे। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या मैंने बोला कि धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्या का योग, मतलब -3, मतलब कि आपका हो गया इन्फिनिटी माइनस, इधर हो गया और इधर हो गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा। ठीक है, अच्छे से इसे बना देते हैं। इन्फिनिटी माइनस में हो गया -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3 धनात्मक प्राकृतिक संख्या। ये आपकी क्या हो गई, पूर्णांक संख्या। इसके बाद हमने देखा आपका क्या,
परिमेय संख्या देखा, परिमेय जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के उदाहरण के लिए आपका हो गया 22/7 है ना, 1.25 √4 ये सब हो गए। इसके बाद हमने क्या देखा आपका अपरिमेय संख्या है ना, पर अपरिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, तो नहीं आती है। ठीक है, तो याद रखेंगे अपरिमेय संख्या आपका अलग से बना लीजिए इसे आप, अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है अपरिमेय संख्या, पाई, ठीक है, √2 √3 है ना, पाई का मान जैसे हो गया आपका 3.1456 ऐसा कुछ चलता है, ये हो गया। ये सभी क्या है आपका, क्या है याद रखेंगे, ये सभी जो है आपका एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये सभी आपकी एक वास्तविक संख्या है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, क्या संख्या है ये, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं ये सभी संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्या के क्या आ रही है आपकी, परिमेय संख्या भी आ रही है और अपरिमेय संख्या भी आ रही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। जबकि आपको संख्या पद्धति में काल्पनिक संख्याएं इसके अंतर्गत नहीं आती। ये नक्शा आपको, ये डायग्राम जो याद रहेगा तो अच्छी बात है ना, सब आपको क्लियर रहेगा। काल्पनिक संख्या क्या देखा था, जिसका हम वर्ग करने से ऋणात्मक मान आता है, तो रूट ओवर -2 का अपन वर्ग करेंगे तो -2 आएगा, या आयोटा हो गया, या 2i हो गया, 3i हो गया, ऐसे अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, ऋणात्मक मान आएगा। तो ये आपका काल्पनिक संख्या, ये संख्या पद्धति का एक छोटा सा आपका क्या है, आपका चार्ट है, समझ लीजिए है ना। ये लाइन को आप मैनेज कर लीजिए, थोड़ा सा बना लीजिएगा ये डायग्राम में, तो थोड़ा सा ठीक। अब ध्यान रखना है कि हम अंदर से बाहर की ओर आएंगे। यदि हम अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो हमको क्या बोलना है, हाँ बोलना है। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो हमको क्या कहना है, ना कहना है। ठीक, अब ये हाँ ना का कॉन्सेप्ट समझिए। पहली चीज़ तो ये देखिए, ना वाला चीज़ देख लीजिए। क्या प्रश्न करता है अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है, तो ना। क्या परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, तो नहीं है। क्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, नहीं है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो 0 तक की बात है, पूर्णांक में तो ऋणात्मक मान भी आ रहा है, परिमेय में तो आपको फ्रैक्शन भी दिख रहा है p/q के अनुपात में, लेकिन पूर्णांक में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। पूर्ण संख्या में शून्य दिख रहा है, प्राकृत में शून्य नहीं दिख रहा है, तो क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो नहीं है। तो यह था आपका नहीं वाला कॉन्सेप्ट। अब लाल वाला देखिए, अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो हाँ बोलना है। अंदर क्या था, सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल है भाई, दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटिव दिख रहा है, मतलब हाँ, हर प्राकृत संख्या आपकी पूर्ण संख्या होती है। उसी प्रकार हर पूर्ण संख्या क्या है आपका, यहाँ पर पूर्ण संख्या दिख रहा है, 0 1 2 3 4 पूर्णांक संख्या होंगे, और हर परिमेय संख्या, हर पूर्णांक संख्या भी आपका परिमेय होगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जब आप इस मैप को ध्यान रखेंगे, प्राकृत फिर पूर्ण फिर पूर्णांक फिर परिमेय, है ना, तो अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो हाँ बोलना है। लेकिन अगर आप बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो आपको क्या कहना है, ना कहना है। ये आपकी वास्तविक संख्या के लिए था, जबकि काल्पनिक संख्याएं बाहर है, ठीक है, इस डायग्राम के, क्योंकि इसका मान ऋणात्मक है। ठीक, और ये काल्पनिक संख्या है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको नंबर सिस्टम समझ में आया होगा। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग भी नोट्स बना के पढ़ रहे होंगे। संख्या पद्धति का ये कॉन्सेप्ट था, ये छोटा सा, है ना, 1 घंटे का लेक्चर हो रहा है, तो आज यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक इसको पहुँचाएँ जिनको इसकी ज़रूरत है ना। साथ ही साथ आप लोगों को ये कहूँगा, थोड़ा समय का अभाव हो जाता है, इसलिए वीडियो किसी दिन नहीं आ पाता, किसी दिन आ जाता है, तो प्लीज़ धैर्य बना के आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ते रहिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा, है ना।
और किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कि व्हाट्सअप कर सकते हैं या इंस्टा कर सकते हैं आप लोग, है ना। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा आपका नंबर सिस्टम का। मान के चलिए नंबर सिस्टम जो चैप्टर है इसके आपके 10 लेक्चर तो कम से कम आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और काफ़ी बेसिक टॉपिक है ये। तो इस पे बहुत सारे यूनिट्स जो हैं आपके सब टॉपिक हैं वो आपके अदर चैप्टर्स वो डिपेंड रहते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट आपका अच्छा क्लियर होना चाहिए। अभी जो संख्या पद्धति है उसको आप अच्छे से पढ़िए, और कहीं कुछ डाउट हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और क्या है ना, लाइक करने से हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ता है कि हाँ, हमारा जो मेहनत है वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। मतलब थोड़ा पॉजिटिव हमको भी क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है एक प्रकार से, तो कि हम अच्छे से उसे आप लोगों के सामने और प्रस्तुत कर सकें। ठीक है दोस्तों, और हाँ, ये जानकारी देनी थी कि आप लोगों की जीएस की क्लास है वो भी आपका शुरू हो जाएगी, उसका भी वीडियो बन रहा है ना। और छत्तीसगढ़ का वीडियो तो आप लोगों का डल ही रहा है, आप लोग उसको कंप्लीट करिए, क्योंकि इसमें 24 लेक्चर डल चुके हैं। ठीक है, 24 लेक्चर हो चुके हैं। ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा है, सीजी ज्योग्राफी। ठीक है, सीजी ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा है, तो वो टॉपिक वाइज यूनिट वाइज आपको बनते चल रहा है वीडियोस में, है ना। अभी इसमें प्राकृतिक प्रदेश पढ़ना है छत्तीसगढ़ का, तो उसे भी हम 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर जल्दी। धन्यवाद।